भर्ती परीक्षा है ये बेसिकली दो भागों में होनी है। आप सबको पता है, वर्ग 2 और वर्ग 3। ठीक है, इसके लिए ये बैच आयोजित किया जा रहा है आपके लिए। और इसके अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो एक शिक्षक का पद है और दूसरा है सहायक शिक्षक का। सहायक शिक्षक का शिक्षक का जो शिक्षक, जब मैं पद की बात कर रहा हूं तो ये वर्ग 2 शिक्षक की बात हो रही है, जबकि सहायक शिक्षक जो है ये वर्ग 3 शिक्षक के अंतर्गत आता है। यदि पाठ्यक्रम की बात करें या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि शिक्षक पद के लिए या सहायक शिक्षक के लिए जो एग्जाम होना है वो कुल 150 अंक का होना है। 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 150 अंक उसमें आपको दिया जाता है। इस सिलेबस की यदि बात करेंगे तो इसमें पेडागोजी वाला जो सेक्शन है यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 अंक का आपको पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी जो है ये 25, अंग्रेजी 25, गणित 30 अंक का, पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का, कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का भी सामान्य ज्ञान शामिल है और राष्ट्रीय स्तर का जो सामान्य ज्ञान है वो भी शामिल है। इन दोनों को मिलाकर के 10 अंक, तो कुल 150 अंक का आपका प्रश्न पत्र होना है। बहुत अच्छा अवसर होता है जब भी आपके पास शिक्षक का पद आता है। ठीक है, मैं कुछ दिन पहले एक राइटर को पढ़ रहा था जिसका नाम था शोपेनहावर। ठीक है, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए पाश्चात्य में। पाश्चात्य दर्शन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा नाम आता है उनका। उनकी किताब का ना एक लाइन बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे। उन्होंने ये लिखा था, यदि आप समाज की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो शिक्षक बन जाइए। ठीक है, क्योंकि शिक्षक बनने के बाद आपको पता चलता है कि आपके पास जितनी जिम्मेदारियां हैं, है ना, उससे कहीं ज्यादा इस पद में प्रतिष्ठा है कि नहीं। आपके पास जिम्मेदारियां तो होंगी, आप किसी भी सामाजिक पद में जाएंगे या किसी भी प्रशासनिक पद में जाएंगे तो जिम्मेदारियां तो उसका अभिन्न अंग है, आप उससे अलग नहीं रह सकते हैं। पद है तो जिम्मेदारियां तो होंगी, लेकिन शिक्षक का पद एक ऐसा पद होता है जिसमें जिम्मेदारियां तो होंगी, साथ में प्रतिष्ठा बहुत होती है। सामाजिक रूप से आप प्रतिष्ठित होते हैं और विद्यार्थियों के बीच में यदि आप अच्छे शिक्षक हैं, आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं बच्चे। ठीक है, तो बहुत अच्छा चांस होता है और मेरे हिसाब से शिक्षक ना सबसे अच्छा पद होता है। ठीक है, कोनो चीज के टेंशन नहीं। ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये 150 अंक का सिलेबस आपका सहायक शिक्षक का दिखता है। शिक्षक पद की यदि बात करें तो लगभग वही सिलेबस है, बस कुछ कुछ चीजें उसमें से सहायक शिक्षक से अलग है। जैसे सहायक शिक्षक में आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपको शिक्षक पद में नहीं दिखता है। ठीक, गणित और विज्ञान जहां उसमें अलग अलग सेक्शन थे, वहीं यहाँ पर गणित और विज्ञान को मिला करके 30 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ भी पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है 30 अंक का है। सामान्य हिंदी 25, सामान्य अंग्रेजी 25, सामाजिक अध्ययन एक नया सेक्शन आपका इसमें जुड़ जाता है। उसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें आपका 20 अंक का वो सिलेबस में दिखता है। कंप्यूटर वहां भी था, यहाँ भी है। और सामान्य ज्ञान 10 अंक का आपको यहाँ भी दिखाई पड़ता है। तो सिलेबस जो है ये देखा जाए तो लगभग लगभग आपको 90% सिलेबस जो है ये समान दिखेगा, लगभग। लेकिन दोनों का काम अलग है, दोनों का काम करने का तरीका आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि पद अलग अलग है। ठीक, शिक्षक पद के यदि हम हिंदी के सिलेबस की बात करें, क्योंकि मैं हिंदी आपको पढ़ाने वाला हूं सहायक शिक्षक में भी और शिक्षक में भी, दोनों के सिलेबस को यदि आप कंपेयर करेंगे तो शिक्षक पद हेतु जो सिलेबस आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको टोटल 8 अध्याय देखने को मिलेंगे शिक्षक में, जबकि सहायक शिक्षक में अध्यायों की संख्या हो जाएगी 9। यहाँ पर आपको अतिरिक्त रूप से एक इकाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षक का सिलेबस देख लेते हैं। शिक्षक का जो सिलेबस है मैंने आपको बताया, हिंदी में 8
इकाइयां हैं। इसमें पहली जो इकाई है उसमें है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी। यानी कि इतना चीज जब लिख दिया है तो जाहिर सी बात है आपको पूरी की पूरी वर्णमाला पढ़नी है। वर्णमाला के अंतर्गत आप देखेंगे पुराना, देखो ये जो आपका जो सिलेबस है या ये जो आपका बैच चलेगा है ना, ये मान के चलिए कि ये न केवल आपको शिक्षक भर्ती एग्जाम में काम आने वाला है, बल्कि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका टीईटी क्लियर नहीं हुआ है या टीईटी का एग्जाम जो देने वाले हैं आगे जा करके, उनके लिए भी बराबर बराबर रूप से एकदम लाभदायक है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम है, बस वहां पर हिंदी का वेटेज आपको अलग दिख जाएगा। ठीक है, हिंदी के सिलेबस की बात करूं तो हिंदी का वेटेज थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर 25 प्रश्न है, वहां पर 30 पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में 25 अंक का सिलेबस आपने देखा, टीईटी का एग्जाम दोगे वहां पर 30 अंक का सिलेबस है। ठीक, अब इकाई 1 में क्या है? सबसे पहले वर्णमाला है। वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले तो वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, वर्णों की संख्या, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, अलग अलग आधारों पर स्वरों का विभाजन, अलग अलग आधारों पर व्यंजनों का विभाजन पढ़ते हैं आप, है कि नहीं? काकल्य वर्ण क्या है, आप सुने होंगे नाम। पुष्प व्यंजन, व्यंजन किसको कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन किसको कहा जाता है, अर्ध स्वर किसको कहा जाता है, वर्ष वर्ण किसको कहा जाता है। तो बहुत सारे वर्ण है जिसको आगे जाकर के हमको पढ़ना है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा की एक खूबी मैं देखा हूं कि यहाँ पर प्रश्न एकदम सतही नहीं पूछता है। ठीक है, सहायक शिक्षक में भले थोड़ा सा ऊपर ऊपर सतही सतही पूछ देगा, लेकिन शिक्षक के पद में क्वेश्चन का स्तर जो है ये बहुत शानदार होता है, बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कि बस हमको बस इतना ही पढ़ना है, नहीं, आपको अपना एफर्ट इसमें लगाना होगा। ठीक है, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं या जो आगे जा करके आपको पढ़ाऊंगा, इससे इतर आप नहीं भागना है आपको। यदि आप इतना पढ़ के जाएंगे तो भरोसा रखिए, टीईटी में लोग 29-29 प्रश्न सही करके आए हैं, एक प्रश्न विलोपित हुआ। ठीक है, हाँ, निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले वर्णमाला है, लिंग, वचन, काल, ये सेक्शन आपको देखना है। संधि है, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, ये जो पूरा सेक्शन है ये आपको इकाई 1 में देखने को मिलेगा। इकाई 2 में आपको देखने को मिलेगा शब्द रूप और शब्द रचना। शब्द रूप के अंतर्गत शब्द के जो प्रकार हैं उन सबको पढ़ते हैं। 5 अलग अलग आधारों पर शब्दों को बांटा जाता है, उन सबको आपको पढ़ना है। इसके बाद जब शब्द रचना की बात आती है तो शब्द रचना में बेसिकली आप 4 टॉपिक को देखते हैं। एक तो है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। ये शब्द रचना के टॉपिक है। तो शब्द रचना केवल लिख दिया है, लेकिन शब्द रचना के अंतर्गत ये चारों टॉपिक्स आते हैं। इसके बाद है स्रोत के आधार पर शब्द के वर्ग, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये जो चार प्रकार के शब्द होते हैं, यहां से मान के चलिए एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। ये इकाई 2 का एकदम महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप पुराना पेपर उठा करके देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के वर्ग, तो पर्यायवाची देखना है, विलोम देखना है, अनेकार्थी देखना है, ये शब्द के प्रकार हो गए अर्थ के आधार पर। फिर है शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या होते हैं सर? दामिनी, रिज्वाइन करके देखिए एक बार, है ना? बाकी लोग को भी दिक्कत हो रही है क्या? बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्या? पूनम, किलेश्वरी, हर्ष, कमेंट करके बता देंगे, है ना? नहीं हो रही है, रिज्वाइन करके देखिए दामिनी एक बार, है ना? चलिए, शब्द युग्म जो टॉपिक है, बेसिकली ये ऐसा होता है शब्द युग्म जिसमें आपको दो एक जैसे उच्चारण वाले शब्द होते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे जैसे सर आप देखते हैं, अंश हो गया और इसका शब्द युग्म हो गया अंश, दोनों का अर्थ अलग अलग है। अंश यानी भाग,
अंश यानी कंधा। जैसे आप शब्द देखते हैं तरंग और तुरंग। तरंग यानी लहर, है नी, और तुरंग यानी घोड़ा। तुरंग यानी घोड़ा। ठीक है, ये शब्द युग्म के उदाहरण हैं। तरणी, 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 ऐसा। तरणी और तरणी दोनों अलग अलग। ये है सूर्य, ये है नाव, नौका। ये शब्द युग्म है। शब्द युग्म में दो अलग अलग शब्द होंगे, उच्चारण एक जैसा होगा, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। इन्हीं को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है, यानी समान रूप से उच्चारित होने वाले लेकिन अर्थ में जिनकी भिन्नता हो। ठीक, तो ये शब्द युग्म है। इसके बाद शब्द रचना, फिर से वही टॉपिक लिखा है, लेकिन उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, इसको रखा है शब्द रचना के अंतर्गत। हालांकि संधि भी इसके अंतर्गत आती है। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक टॉपिक है आपका शब्द शक्ति। ये शब्द शक्ति वाला टॉपिक जो है ये आपको शिक्षक वाले पद में दिखेगा, सहायक शिक्षक में ये टॉपिक नहीं है, मेंशन ही नहीं है वहां पर सिलेबस में। इसके बाद इकाई 3 है ना, तो शब्द शक्ति में आगे जाकर के हम पढ़ेंगे 3 प्रकार की जो शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हैं, उनको भी देखेंगे। फिर इकाई 3 है पद एवं पदभेद। अब पद एवं पदभेद के अंतर्गत संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहां तक तो आपके पदभेद हैं। फिर आता है क्या, कारक चिन्ह। ठीक है, जो 8 प्रकार के कारक होते हैं हमारे यहाँ, जिसको आप कर्ता ने कर्म को करके बचपन में विकट रगड़े हो, याद करे हो, है नहीं, घोर घोर के, हाँ, वो सब भी आगे जाकर के हमको पढ़ना है। ठीक है, उनका प्रयोग कैसे होता है, वाक्यों में आप कैसे पहचानेंगे कि किस वाक्य में किस प्रकार का कारक प्रयुक्त हुआ है, इसको भी आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से आप देखे होंगे एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आता ही है, पूछता ही है, आपको वाक्य दे देगा, पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, तो वहां से एक क्वेश्चन बनता है। पदभेद के अंतर्गत संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हालांकि जब आप शब्द के प्रकार पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर, तो वहां 8 भेद हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक, ये 8 प्रकार के शब्द पढ़ते हैं। मेंशन 4 को किया है। और मजे की बात ये कि शिक्षक पद में क्वेश्चन आपको संबंधवाचक से भी देता है, समुच्चयवाचक से भी देता है, विस्मयादि बोधक से भी देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम केवल इतना पढ़ेंगे, नहीं, 8 प्रकार के शब्दों को आपको पढ़ना है। आगे जाकर के पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक, तो ये हो गया इकाई नंबर 3। इकाई 3 तक ये सारा चीज कवर होता है। इकाई 4 में जब आप जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा वाक्य परिचय। अब देखिए वाक्य जो है, यहां से आप 2 प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ दोनों प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक तो वाक्य के प्रकार से क्वेश्चन आएगा। वाक्य को जो 2 आधारों पर बांटा जाता है, एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, है ना। अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद और रचना के आधार पर 3 भेद। ये आपको पूरा देखना है, पूरा पढ़ना है आपको वाक्य के प्रकार के अंतर्गत। और दूसरा चीज, वाक्य की शुद्धि से भी क्वेश्चन आता है। ये शिक्षक का जो सिलेबस है उसकी खासियत है क्वेश्चन पेपर की। आपको भले वो सिलेबस में मेंशन ना किया रहे, लेकिन वाक्य शुद्धि का एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। आप पुराना जस्ट अभी एग्जाम हुआ उसमें भी देखे होंगे, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों चीजों पर हम चर्चा करेंगे, एक तो वाक्य के प्रकार पर और दूसरा वाक्य की शुद्धि पर। वाक्य के प्रकार को बांटने के लिए या वाक्यों को इसके प्रकारों में बांटने के लिए आप जो 2 आधारों का प्रयोग करते हैं, वो दोनों प्रकारों को हम आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है विराम चिन्ह। ये टॉपिक भी आपको सहायक शिक्षक में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको शिक्षक में देखने को मिलेगा। विराम चिन्ह जो आप पढ़ते हैं, 20 प्रकार के चिन्ह, हिंदी में 20 प्रकार के चिन्ह होते हैं। इन सभी चिन्हों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 20 प्रकार के चिन्ह आपको आगे जाकर के पढ़ना है। आप सुने होंगे, कितने चिन्ह जानते हैं आप हिंदी में?
हाँ बताइए। अल्प विराम, पूर्ण विराम और हाँ विस्मय आदि बोधक। हाँ ठीक है। और लाघव चिन्ह। हाँ ठीक है। क्या होता है लाघव चिन्ह? हाँ, शॉर्ट करने के लिए डॉक्टर के पीछे में डॉ लिख के गोला लगा दिए, लाघव हो गया, है कि नहीं? हाँ ठीक। आप गिन के 5 से 6 या 7 चिन्हों को जानते होंगे, ठीक है, लेकिन चिन्ह हमारे यहाँ लगभग 20 प्रकार के हैं। इन सभी 20 प्रकार के चिन्हों को आपको पढ़ना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, कहाँ पर इसका प्रयोग करना उचित नहीं होता, ये भी आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यदि आप क्वेश्चन देखोगे, इसका जो सिलेबस है या इसके जो क्वेश्चन है वो बेसिकली उठाता है एमपीटीईटी या एमपी में जो शिक्षक भर्ती हुआ है उससे, या यूपीटीईटी या यूपी में शिक्षक भर्ती हुआ है वहां से। और वहां पर के प्रश्न जो है वो सामान्य स्तर के नहीं होते, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। यूपी के शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर, है कि नहीं? वहां पर यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हिंदी एकदम गहराई में पढ़नी होगी। वाकई में आपको हिंदी बहुत अच्छे से यदि आपको पता है, तभी आप वहां पर उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश मेरी भी यही होगी कि आपको विराम चिन्ह और जितने भी टॉपिक इसमें दिख रहे हैं वो इतनी गहराई से पढ़ाऊं कि आप इस स्तर पर पहुंच जाओ कि क्वेश्चन कैसा भी आए आप उसको समझ सको और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है। विराम चिन्ह के बाद अगला हेडिंग या अगला जो इकाई है वो है रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां। रचना क्यों लिखा है ये सिलेबस में समझ के बाहर है। बेसिकली यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न आता है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियों की एक और खासियत, यदि आप छत्तीसगढ़ में एग्जाम दे रहे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस सिलेबस में केवल हिंदी है और उस हिंदी के सिलेबस में मुहावरे और लोकोक्तियां लिखा है, तो वहां पर 50% चांस ये भी होता है कि वो लोकोक्ति और मुहावरा छत्तीसगढ़ी से उठा के पूछता है, ठीक है। आप पुराने पेपर देखिए, वहां पर चांस ये होता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से उठाता है इसको, छत्तीसगढ़ी से। लोकोक्ति क्या होता है, मुहावरे क्या होते हैं, है कि नहीं? मुहावरे के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, लोकोक्ति को किसको रखा जाता है, ये सारी चीजें आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं। और व्यापम का एक नया पैटर्न जो आपको बता दूं, है ना, व्यापम का एक नया पैटर्न ये है कि वहां पर क्वेश्चन अब केवल एग्जाम्पल से नहीं पूछता है, अब वो क्वेश्चन परिभाषाओं से भी पूछता है, परिभाषाओं से भी क्वेश्चन करता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देने लगा है व्यापम, ठीक है। तो यदि आप उस टॉपिक को गहराई से नहीं समझेंगे तो मान के चलिए आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप लॉस में रहेंगे, ठीक है। तो परिभाषाएं जितनी हैं इसको एकदम अच्छे से कीजिएगा। आगे पढ़ेंगे तो अपठित गद्यांश आपको देखने को मिलेगा, अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं। फिर है भाषाई कौशल का अध्यापन, यानी आप जब शिक्षक बन जाएंगे तो भाषाई कौशल को बच्चों तक कैसे संप्रेषित करेंगे। एक अध्यापक होने के नाते आप कैसे बच्चों में इन 4 प्रकार की कौशल का विकास करेंगे, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ये 4 कौशल होते हैं, 4 कौशल माने जाते हैं पेडागोजी में, भाषाई पेडागोजी में, यानी लैंग्वेज की पेडागोजी में ये 4 प्रमुख कौशल हैं। इन 4 कौशल को आप कैसे बच्चों को सिखाएंगे, ये आपके सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मान के चलिए कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आने हैं, यानी 25 में से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपको व्याकरण वाले हिस्से से, जबकि इकाई 8 यानी पेडागोजी वाला जो सेक्शन है सहायक शिक्षक में, सॉरी शिक्षक में, है ना, इसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा इसी सेक्शन से। इसके अंतर्गत हम ये सोचते हैं कि श्रवण पढ़ लेंगे, वाचन पढ़ लेंगे, लेखन पढ़ लेंगे, पठन पढ़ लेंगे, बस खत्म। नहीं, इसकी कहानी चालू होती है कौशल शब्द से, कि कौशल क्या है, वहां से चालू होती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे भाषा शास्त्रियों का, बहुत सारे दार्शनिकों का नाम आएगा, जिसमें डेवी का नाम आएगा, नाम सुना आपने, है ना, मॉन्टेसरी का नाम आएगा,
नाम सुने हो? ठीक है, बहुत सारे भाषा विज्ञानी हैं, उनका मत आएगा अलग अलग चीजों पर, तो उन सारी चीजों को हमको समझना और उनसे संबंधित जो एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करने में सक्षम बनना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये है शिक्षक के पद के लिए जो सिलेबस है उसकी बात। टोटल 8 इकाइयां हैं, 8 इकाइयों में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, इसके बाद सहायक शिक्षक के पद हेतु सिलेबस। अनिल, नोमेश, वीडियो नहीं दिख रहा है, रिज्वाइन करके देखो नोमेश। ठीक है, रिज्वाइन करके देखो एक बार। चलिए, फिर सहायक शिक्षक का यदि सिलेबस देखेंगे तो सहायक शिक्षक के सिलेबस में मैंने बताया कितनी इकाइयां, 9 यूनिट्स हैं, 9 इकाइयां हैं और 9 यूनिट आपको पढ़ने हैं। इकाई 1 में आपको देखने को मिलेगा क्या, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वही सेक्शन जो आपने शिक्षक के पद हेतु जो सिलेबस था उसमें देखा था। इसके बाद लिंग, वचन, काल यहाँ पर मेंशन नहीं है, वहां पर काल था। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा, ये देखो काल देखा अलग से, यहाँ पर काल मेंशन नहीं है। संधि, तीनों प्रकार की संधियों को मेंशन किया है यहाँ पे। फिर इकाई 2 में आता है शब्द रूप और शब्द रचना, इसमें भी स्रोत के आधार पर शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर शब्द के वर्ग, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी, यानी जैसा कि सहायक शिक्षक में है वैसा ही किसमें था, शिक्षक में भी था। ठीक है सर, शिक्षक के लिए पेडोलॉजी का बताइए ना। 4 कौशल मेंशन किया है नरेंद्र उसमें, है ना। शिक्षक के पद में ये जो 8वां यूनिट है यही संबंधित है पेडोलॉजी से, लेकिन हम सोचते हैं कि बस एक यूनिट ही तो है, ये एक यूनिट ही अपने आप में एक ग्रंथ है भाई, अपने आप में एक किताब है ना। कैसे इसका विकास होता है, कैसे इसके चरण होते हैं, इसमें किन किन भाषा शास्त्रियों का मत आता है इस चरण से संबंधित, अलग अलग भाषा शास्त्री पढ़ते हैं आप, है कि नहीं। बहुत सारे भाषा शास्त्री हैं जो ये बोलते हैं कि श्रवण जो है ये सबसे पहला चरण होता है सुनने का, सीखने का। सीखना क्या है, अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, ये 2 भाग में बढ़ जाता है अब सीखना। ठीक है, तो वो सारी चीजें आगे जाकर के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, चलिए, फिर इकाई 3 में है शब्द रचना। शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये पूरा सेक्शन जो है सेम वैसा ही है जैसा कि शिक्षक में था। इकाई 4 पद एवं पद भेद, संज्ञा के प्रकार, और ये भी आपको दिखाई पड़ेगा कहां तक, क्रिया तक। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन किससे पूछेगा, संज्ञा के सॉरी शब्द के जो 8 भेद हैं वहां से पूरा क्वेश्चन पूछता है यहाँ। ठीक, फिर है कारक चिन्ह, जैसा कि वहां पर मेंशन था वैसा ही यहाँ पर है। फिर इकाई नंबर 5 है वाक्य परिचय, अंग एवं वाक्य भेद, पद क्रम। अब ये पद क्रम नया चीज देखने को मिल रहा है सर सिलेबस में, आज तक तो हमने देखा नहीं पद क्रम। ठीक है, इस पद क्रम को समझने के लिए ये दोनों शब्दों को समझना होगा आपको, एक तो पद को और दूसरा क्रम को। ठीक है, पद क्या होते हैं सर, वाक्य की इकाई क्या है। देखिए, जब आप व्याकरण में आगे बढ़ते हैं, है ना, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं वर्ण, वर्ण के बाद पढ़ते हैं शब्द, शब्द के बाद पढ़ते हैं पद, और पद के बाद आता है वाक्य। तो वाक्य की इकाई क्या है, पद है, ना कि शब्द। शब्द वाक्य की इकाई नहीं, वाक्य की इकाई क्या है, पद है। ठीक है, और शब्द में और पद में दोनों में अंतर होता है। जब तक स्वतंत्र है तब तक शब्द है। संज्ञा शब्द को जैसे लूं, जैसे मैं केवल अगर राम शब्द बोलता हूं, राम शब्द क्या है, शब्द है, संज्ञा शब्द है कि नहीं। लेकिन अगर मैं इसको वाक्य में प्रयोग कर देता हूं, कैसे प्रयोग करूंगा सर, जैसे राम वन गए, या राम ने रावण को मारा। अब राम केवल शब्द नहीं है,
राम वाक्य का एक भाग है कि नहीं? वाक्य का एक भाग है जो कि एक पद के रूप में है। कौन से पद के रूप में सर? कर्ता के रूप में है, क्योंकि वाक्य में राम के द्वारा क्रिया संचालित की जा रही है, क्रिया संपादित की जा रही है। यानी राम कौन है? राम अब केवल शब्द नहीं रहा, राम क्या बन गया है? पद बन गया है। इसलिए वाक्य की इकाई जो है ये शब्दों को नहीं माना जाता, बल्कि किसको माना जाता है? पदों को माना जाता है। और ऐसे ही पदों से मिल करके वाक्य का निर्माण होता है। रावण, राम ने रावण को मारा, रावण केवल शब्द नहीं है, रावण पर क्रिया की जा रही है, इसीलिए रावण वहां पर कर्म है कि नहीं? मारना, मारना लिखा है ना लास्ट में, क्या लिखा है? राम ने रावण को मारा। मारा जो शब्द है वो केवल क्रिया नहीं है, वो क्रिया पद है। क्यों सर? क्योंकि उस शब्द से हमें बोध हो रहा है कि कोई क्रिया घटित हुई है। तो ऐसे शब्द में और पद में भेद होता है। स्वतंत्र है तब तक शब्द है, जैसे ही आपने उसको वाक्य में प्रयोग कर दिया वो किस रूप में आ जाएगा? वो पद के रूप में आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई कारक जुड़ जाएगा। ठीक, चलिए पद, ये तो समझ आ गया सर। पद, क्रम, हिंदी वाक्य रचना में पदों का एक क्रम होता है, और यदि पदों का क्रम खंडित हुआ तो वहां पर पद क्रम का दोष होता है, अन्वय का दोष बोलते हैं जिसको हम। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि राम को फूलों की एक माला पहनाओ, राम को फूलों की एक माला पहनाओ। एक शब्द को उठा करके मैं दूसरे जगह स्थानांतरित करता हूं और लिखता हूं राम को एक फूलों की माला पहनाओ। क्या ये सही है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? एक फूल की माला हो सकती है क्या? संभव नहीं। इसी को बोला जाता है पदक्रम। पदक्रम यदि खंडित होता है, पदक्रम यदि आप तोड़ते हैं, तो वहां पर पदक्रम की अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कुल 13 प्रकार की अशुद्धियां हैं जो वाक्यों में आपको देखने को मिलेंगी। 13 प्रकार की अशुद्धियां, जिसमें एक अशुद्धि है पदक्रम का दोष, अन्वय का दोष होता है। तो 13 प्रकार की अशुद्धियां भी आगे जाकर के पढ़ेंगे, संज्ञा संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, ये सब तो पढ़ते ही हैं। पद क्रम का दोष, अधिक पदत्व का दोष, सारी चीजें हम लोग आगे जाकर के चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए इकाई 6 में आपको देखने को मिलेगा क्या? लोकोक्तियां और मुहावरे। इसके साथ में लिखा हुआ है अपठित गद्यांश। यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब इकाई नंबर 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 ये आपके पेडागोजी का सेक्शन है। इसके अंतर्गत आप क्या क्या देखते हैं, और यहां से देखो क्वेश्चन भी आते हैं। बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया, यानी बच्चे जो हैं वो भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा के सीखने का सही क्रम क्या है, इसमें अलग अलग भाषा शास्त्रियों के मत क्या हैं, है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं जिनका मत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ बोलेंगे अनुकरण से सीखते हैं, अनुकरण भी एक हमारे यहाँ सिद्धांत है कि नहीं? कुछ बोलेंगे कि नहीं, बच्चे जो हैं ये प्रयास करने से सीखते हैं, प्रयास भी एक प्रकार का आपको दिखेगा। तो अलग अलग तरीके यहाँ पर अलग अलग भाषा शास्त्रियों के मत हमको देखने को मिलते हैं। इसी के अंतर्गत भाषा विकास के चरण आपको देखना है। आपने सुना होगा पहला बच्चा जो है ना, वो अपनी अभिव्यक्ति किस रूप में करता है? क्रंदन, सुने हो ना कि क्रंदन से भाषा विकास का चरण प्रारंभ होता है। क्रंदन, बलबलाना, सारे शब्द आप बीएड में कहीं ना कहीं देखे होंगे, है ना? तो ये सारे चरण आपको सीखने को मिलेगा आगे जाकर के। तो भाषा विकास के चरण हैं। बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, आप उस सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक होने के नाते क्या योगदान कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा शिक्षक बच्चों को भाषा सीखने में सहायता करता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है अलग अलग चरणों में, क्योंकि इसके अंतर्गत हमको बेसिकली चरण पढ़ने हैं, स्टेज पढ़ने हैं, है कि नहीं? हर चरण में कौन से खिलौने किस प्रकार के कौशल को बढ़ाने के लिए या उसके विकास में सहायक होते हैं, पढ़ना है हमको आगे जाकर के।
ठीक है। जैसे आप शुरुआत में अगर कोई बच्चा है जो जो अभी गोदी में है, उसको अगर आप अबेकस ला करके दोगे तो क्या वो सीखने की प्रक्रिया में उसके लिए सहायक होगा? अबेकस जानते हैं ना? हाँ, क्या उसके लिए सहायक होगा? नहीं सर। अबेकस जानते हो ना? अरे ऐसे होगा यार, बचपन में खेले हो सब, ऐसे 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 मोती लगे रहता है, खेले हो नहीं बचपन में? हाँ। अगर कोई बच्चा जो गोदी में है ना, जिसकी प्रवृत्ति अभी भी ये है कि वो हाथ में आने वाले हर चीज को मुंह में ले जाता है, उसके लिए क्या ये लाभदायक होगा सीखने की प्रक्रिया में? नहीं होगा सर। क्योंकि ये जो अबेकस है, ये बेसिकली हम प्रयोग करते हैं किस लिए? गणित सिखाने के लिए। अब वो छोटा सा बच्चा 2 महीने का, अभी दूध नहीं छूटा है उसका, क्या इसमें गणित सीखेगा? है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हमको देखना है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, अलग अलग चरण में कैसे आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, कैसे आप बच्चों को सीखने में सहायता कर सकते हो। फिर अगले चरण में है स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल आने वाला बच्चा सब कुछ भाषा के संबंध में सीख कर आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो शुरुआती चरण में अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाता है कि मैं ये बोलूंगा या ऐसा बोलूंगा तो सामने वाला मेरी बात को समझ जाएगा। ठीक है। और एक मत या एक भ्रम अपने दिमाग से ये निकाल देना कि भाषा का मतलब केवल लिखित भाषा है, नहीं। ठीक है। भाषा का सीधा सा मतलब होता है अपने भावों का संप्रेषण, यानी आप अपने भावों को कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। बच्चा जो है वो शुरुआत से लिखित भाषा नहीं सीख जाता है। सीख जाता है क्या बच्चा? नहीं सीखता है सर। उसको अगर कोई चीज चाहिए तो वो पहले इशारा करके, पहले तो रोना सीखता है ना, क्योंकि उसकी सबसे पहली नीड जो होती है वो भूख की होती है कि नहीं? जैसे ही वो रोता है, मम्मी को पता चल जाता है कि भाई अच्छा, इसको भूख लगी खिला दिए, पिला दिए, सुला दिए। है कि नहीं? थोड़ा सा जब अवेयर होता है तो उसको पता चलता है कि भाई मेरे द्वारा गंदगी कर दी गई है, इसका साफ होना जरूरी है, उसके लिए रोएगा वो। यानी कुल मिलाकर रो करके वो क्या कर रहा है? अपने भावों को आप तक पहुंचा रहा है। ये भी एक प्रकार की भाषा है। आगे बढ़ेंगे आप, आगे बढ़ेंगे फिर बच्चा हाथ दिखा करके, ऐसा उंगली दिखा करके किसी चीज को मांग करेगा। करते हैं बच्चे। बोलना तो सीखा नहीं है ना अभी बच्चे ने। ठीक है। वो भी एक प्रकार की भाषा है, सांकेतिक भाषा है वो भी एक प्रकार की। तो भाषा का मतलब केवल आप ये मत सोचिएगा कि भाषा जो है ये केवल और केवल लिखित भाषा है, नहीं। या एकदम उत्कृष्ट स्तर के व्याकरणिक भाषा को ही आप भाषा बोलेंगे, ऐसा नहीं। भाषा का सीधा सा मतलब है अपने भावों को संप्रेषित करना, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाना। और बच्चा अपने भाषा विकास के चरण में धीरे धीरे करके इन सारे चरणों को आगे बढ़ता है। एकदम से नहीं सीख जाता बच्चा। ठीक है। आप भी नहीं सीखे होंगे यार, कोई नहीं सीखता है। कौन सीखा हो? कोई नहीं सीखता। ठीक है। इसलिए ये विकास का चरण है। ठीक है। हाँ, वो समझाऊंगा। नर नर आगे जाके क्यों व्यापम उसका आंसर ऐसा लेता है। चलिए, ठीक। अब अगला टॉपिक है आपका बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। ये आप पढ़ते हैं पेडागोजी के भी अंतर्गत, है ना? पेडागोजी में भी पढ़ते हैं ये सारी चीजें, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। ठीक है। आईक्यू जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, वो भाषा में भी लागू होती है। अगला है इकाई 8। इकाई 8 में बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उसका विकास। पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया। देखिए, पढ़ना और समझना दो अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें हैं। पढ़ना जो है ये केवल पढ़ना है, यानी चिन्हों को मुंह से उच्चारित करना, ये पढ़ना है। लेकिन पढ़ते हुए अर्थ को ग्रहण करना, ये समझना है कि नहीं? ये दो अलग अलग चीजें हैं। पढ़ना जो है ये केवल एक बाह्य चेष्टा है, एक बाह्य चीज है, जबकि समझना एक आंतरिक प्रक्रिया है। तो इनमें क्या अंतर होता है, पढ़ने के कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीजें आगे आगे जाकर के देखेंगे हम। है कि नहीं? पढ़ना जैसे आपने सुना होगा द्रुत पाठ होता है, सुने हो ना?
द्रुत पाठ होता है, सम्यक पाठ होता है, धीरे धीरे पढ़ते हैं जिसमें हम समझते हुए पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आगे जाकर के देखेंगे। अर्थ निकालने की प्रक्रिया, इसको भी देखेंगे। भाषा, अर्थ ग्रहण निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एवं इसका अंतः संबंध। आप 4 प्रकार के कौशल की जब बात करते हैं तो चारों प्रकार के कौशल में एक सामान्य सा गुण ये होता है कि चारों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। पढ़ते हैं आप, है कि नहीं? ये कथन आपने पढ़ा होगा कि चारों प्रकार के जो भाषाई कौशल है ये परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, यानी भाषा बोलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लिखना, जितना सुनना, है कि नहीं? लेकिन कहीं कहीं पर इसका क्रम खंडित भी होता है, कहीं कहीं पर इसका क्रम खंडित भी होता है। कहां कहां पर होता है आगे जाकर के देखेंगे। ठीक है, एक भाषा शास्त्री हैं जो बोलते हैं कि इसका क्रम जो है वो विपरीत होता है जो सामान्य लोग बोलते हैं उससे। कौन है वो? कौन है? देखो, देखो, हम सामान्य रूप से भाषा शास्त्री का सॉरी इसका भाषा विकास का जब चरण पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये पढ़ते हैं, है ना? एक भाषा शास्त्री ये है जो ये बोलते हैं कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना होता है मॉन्टेसरी। ठीक है, और मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली आजकल बहुत चर्चा में है और बहुत प्रसिद्ध भी है। आप जो KG1 KG2 की कक्षाएं देखते हैं स्कूल की, वो बेसिकली किस पर आधारित है? मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली पर, है कि नहीं? क्योंकि उन्हीं की तो अनुशंसा थी ना, हाँ, विश्व स्तर पर कि आप स्कूल आने के पहले ही बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कीजिए। ये मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली है। इसीलिए जहां पहले स्कूल जो है वो 5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होता था, आजकल 3 साल में ही बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। देखे होंगे, KG1 KG2 पढ़ते हैं। वो KG1 KG2 का कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली आया है कहां से? मॉन्टेसरी से। और मॉन्टेसरी जो है वो भाषा विकास के क्रम में सुनना, बोलना, लिखना, फिर पढ़ना बताती है कि नहीं? लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत पढ़ने के, वो बोलती है। ठीक है, एक प्रकार की ये जो श्रृंखला है या ये जो क्रम है सीखने का, ये बेसिकली एक एक ऐसे क्रम की ओर इंगित कर रहा है जहां पर बच्चों को रोजगार मूलक शिक्षाएं आगे जाकर के सीखनी है। रोजगार मूलक शिक्षाएं, क्यों रोजगार मूलक शिक्षाएं बोल रहा हूं सर? क्योंकि देखो, कोई भी एग्जाम हो वो कैसा होना है? लिखित होना है कि नहीं? लिखित ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके अनुसार, मॉन्टेसरी के अनुसार। रोजगार पाने के लिए आपको लिखना ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों को शुरुआत से ही उस क्रम में ढाल दिया जाए जिस क्रम में उसको आगे फ्यूचर में काम करना है, ये मॉन्टेसरी का मत है। ठीक है, और इसी चीज को आपने कोठारी जो कमीशन है उसमें भी देखा है। कोठारी कमीशन भी इस चीज की अनुशंसा करता है। हालांकि अभी जो नवीन शिक्षा नीति आई है 2020 वाली, है ना, NEP जिसको आप बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक किया गया है और ये कहा गया है कि भाई रटने के स्थान पर सीखने को महत्व दिया जाए। नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप पढ़ते हैं ये सारी चीजें, है ना, वो सारी चीजों को हम साथ में लेकर के चलेंगे। इसके बाद इकाई 9 में है मूल्यांकन। आप बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सिखाइए, लेकिन उसका समय सामयिक मूल्यांकन भी उतना ही जरूरी है। हाँ, मूल्यांकन टेस्ट, हाँ, अलग अलग तरीके से टेस्ट होता है ना। ठीक है, ऐसा टेस्ट का मतलब केवल गोला लगाना या लिखित, वो नहीं है। टेस्ट टेस्ट अलग अलग तरीके का है ना। हिंदी में पेडोलॉजी है रामचंद्र, ठीक है, बिल्कुल है भाई। इस गफलत में मत रहना कि उसमें पेडोलॉजी नहीं है सिलेबस में, सिलेबस में मेंशन है बाकायदा। फिर है भाषा में मूल्यांकन क्यों, यानी जब आप भाषा सीखने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, असेसमेंट की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। इसके बाद उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो मूल्यांकन का नेचर क्या होना चाहिए, आप कैसे बेहतर असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों के विकास में। फिर है बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, कौन कौन से तरीके होते हैं बच्चों में
भाषा क्षमता के आकलन के। आकलन और मूल्यांकन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर है भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका। यहाँ पर गलतियां जो हैं इसको भी बाकायदा स्थान दिया गया है। और गलतियां, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका भी, है ना। बहुत सारे भाषा शास्त्री ये कहते हैं कि आप एक बार जब सीखते हैं, उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसको अगली बार बेहतर करते हैं, और इसी प्रक्रिया के द्वारा आप किसी भी चीज को सीखते हैं, ठीक है। बच्चे के लिए चूंकि बोलना या ध्वनियों से सामंजस्य बिठाना ये एक नवीन प्रक्रिया का भाग होता है, इसीलिए गलतियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि सही काम करने की। ये स्टेटमेंट है बाकायदा, ठीक है। तो गलतियां भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके सिलेबस में मेंशन किया है, ठीक है। कितने मंथ का बैच है सर? जब तक आपका सिलेबस चलेगा धनेश्वर, ठीक है। सर पेडागोजी पहले कंप्लीट करा दीजिए। नहीं राकेश, एकदम से पेडागोजी सही नहीं रहेगा, है ना। पेडागोजी जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला है वो आपकी अगली क्लास होगी, है ना। वो तो चलेगी कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे इतना कम फीस तो रखे हैं यार, और क्या फीस कम करेंगे, ठीक है। हर्ष, बहुत सारे लोग बहुत सारा बैच चलाते हैं यार, ठीक है। आप क्वालिटी देख लीजिए, इसीलिए तो डेमो क्लास है, उसके बाद फिर ज्वाइन कीजिएगा। सर इंग्लिश कौन से सर या मैम पढ़ाएंगे? मे भी दिव्या मैम पढ़ाएंगी आपको, है ना। कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों दिव्या मैम पढ़ाएंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ इसी एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। डेटा खत्म हो गया, रिचार्ज करके रखिए। और क्या बोलूं, ठीक है। पढ़ना है तो थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा ना। आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, है ना सुनील। आप जिनको दिक्कत हो रही है ना, आप एक बार ऑफिस में कॉल करके पता कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये नंबर देखो उड़ान IAS अकेडमी का 8602080790, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। चलिए, सिलेबस क्लियर है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस शिक्षक वाले सिलेबस में आपको दो तीन चीजें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी, जैसे ये काल आपको अलग से देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कारक चिन्ह, नहीं कारक चिन्ह वहां भी है, शब्द शक्ति आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक टॉपिक और देखने को मिलेगा आपको अलग से, वो क्या है? विराम चिन्ह। ये आपको शिक्षक वाले सिलेबस में देखने को मिलेगा, लेकिन सहायक शिक्षक में ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जिन लोग केवल सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो इन तीन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है जब जुड़ोगे इस बैच से पढ़ लेना, आगे जाकर के शिक्षक तो बनना ही है नहीं। हाँ, चलिए। सर फीस कम कर दो ना। महासमुंद, महासमुंद पिथौरा के पास हो क्या? अरे भाई तुम ना यार टीम गोटिया चालू कर दे हो। ठीक है, हाँ। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल, है ना। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रेगुलर जुड़िए कल से।